स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब मुस्तकीम साहब डिग्निटी, कारपोरेटर एजाज बेग साहब और छोटे बड़े मुत्तहदा महल के तमाम ही हमदर्द हजरात और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए तमाम ही सामईन, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हमें बखूबी मालूम है कि हमारे कायद जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो कांग्रेस आई के उम्मीदवार की हिमायत की है, ये कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी। आप यकीन जानिए, अपने सियासी हरीफ के हवाले अपने आप को कर देना सिर्फ शरीयत के मुदाखलत के बिना पर आज की मौजूदा हुकूमत जो शरीयत के अंदर नित नए तरीकों से मुदाखलत कर रही है और जिनका टारगेट ये 2019 का इलेक्शन है, इसके अंदर इनको शिकस्त फाश देने के लिए हमारे कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इनकी हिमायत का ऐलान किया। और इस वक्त में हम इस नाजुक घड़ी में अपने कायद के शाना बशाना चले, उनकी इस हिमायत को कामयाबी की शक्ल तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश हम करें। ये वक्त का तकाजा कि आज हमारे कायद ने कांग्रेस आई के जिस उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया, तो अब हमारी जरूरत है और हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम तन मन धन के साथ उस उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए भरपूर कोशिश करें। और ये कोशिश क्यों करनी? आज मेरी आवाज मेरी उन माँ बहनों के कानों तक जा रही होगी जिन्होंने तलाक सलासा बिल के खिलाफ एक बड़ी तादाद में एहतजाजी रैली निकाली। आज मैं उन तमाम माँ बहनों का, उन तमाम माँ बहनों से मुतालबा करता कि जिस तरीके से आपने उस रैली को कामयाब किया, अपनी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया, आप आज उसका जवाब देने का सही वक्त आया है। आप अपनी वोटों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी वोट का पावर इन फिरका परस्त ताकतों को उनकी औकात दिखला कर रहे हैं। आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। ये जो लोग हमारी वोटों को बांटकर उन्हें बेवजन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई सेकुलर उम्मीदवार इस पार्लिमानी हलके से चुन कर जाए। लिहाजा मैं अपने तमाम बुजुर्गों, नौजवान और हमारी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले इंतखाबी मरहले में 29 तारीख के दिन हम 100% वोट डालने की कोशिश करें और हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की तायद शुदा नुमाइंदा जनाब कुनाल पाटिल साहब को फिरका परस्ती के खिलाफ हुजूम तशद्दुद के
वाली पार्टी के खिलाफ, मुसलमानों के निजी मसाइल के अंदर मुदाखलत करने वाली पार्टी के खिलाफ, नजीब की वालिदा को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए हम सबको भारी अक्सरियत से कुणाल पाटिल साहब को जिताना है। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 6 से 8 जगह का जलगांव से लेके बंबई तक के इलेक्शन है और मुल्कों के हालात को देखते हुए गुज़िश्ता जो 5 सालों से जो मुसलमानों के साथ जो घटनाएं हुई, आप तो अखबार में पढ़ते ही होंगे। शरीयत में मुदाखलत की गई, एक घर से एक माँ बहनें रोड के ऊपर आके अपना मेमोरेंडम प्रांत को एडिशनल कलेक्टर को दिया गया। बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से माँ बहनों ने रोड पे निकल के शरीयत के खिलाफ जो मुदाखलत की गई थी, उसके अंदर माँ बहनों ने जिस तरीके से रोड के ऊपर निकला, मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों की औरतें माँ बहनें अगर निकली तो वो है मालेगांव का सबसे बड़ा शहर। इसी तरीके से 29 तारीख को जो सुबह वोटिंग 7 बजे शुरू होने वाली है, पहले अपने काम धंधे को छोड़कर अपनी रंजिश, अपनी जो भी बातें होंगी, छोटे लेवल पे इख्तिलाफ होंगे, सबको दूर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि सुबह 7 बजे से नंबर लगाकर 80% पोलिंग आपको मालेगांव शहर से करना है। अगर आपने 80% पोलिंग कर दिया तो आपका नुमाइंदा 80,000 वोट से ही चुनकर आएगा। खुददार वर्कर सबसे ज्यादा मुखालफत करता था कि हमें फला पार्टी की हिमायत नहीं करना है, उसका काम नहीं करना है। यहाँ तक मैं कहता था कि अगर उस पार्टी की हिमायत की गई तो मैं चौक चौराहों में उसके खिलाफ वोट मांगूंगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, वर्कर का मतलब क्या होता है? मेरे लीडर ने कह दिया तो कह दिया, बस उसकी। मैं तमाम उन लोगों की नुमाइंदगी करते हुए जो ये चाहते थे कि हमें उस पार्टी का काम नहीं करना है, उन सब की नुमाइंदगी करते हुए ये कुछ बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। मैं एक जिंदा कौम की जिंदगी के साथ हूं। मुतमईन है दिल मेरा, रहबरी के साथ हूं। साथ कैसे छोड़ दूं मैं सालार का, साथ कैसे छोड़ दूं मैं कायदो सालार का, तेरगी से दूर हूं, रोशनी के पास हूं। इन सब तकलीफों को देखते हुए अगर पानी की तकलीफ होगी, सफाई की तकलीफ होगी, तो अकेले तुम्हारे घर है क्या? सारे शहर के लोगों के घर है। मैं भी महसूस करता होगा, कोई कम करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, मगर इन सब तकलीफ के बावजूद भी अगर आज तुम कुर्बानी का जज्बा लेकर अगर अपनी सियासी दोस्ती और दुश्मनी को देखना होता तो कभी मुफ्ती इस्माइल कुणाल रोहिदास पार्टी का फैसला नहीं करता, कभी जनता दल के वर्कर कुणाल रोहिदास पार्टी का फैसला नहीं करते। मगर आज सवाल फिरका परस्ती का सर कुचलने का है, आज सवाल उनका सर कुचलने का है जो हर मजहब के कॉमन सिविल कोड में दखल अंदाजी कर रहे हैं। कानून लाने की बात कर रहे थे कि मुल्क में जो जुराइम हो, जिस पर केस दर्ज हो, वो इलेक्शन ना लड़े। ये कानून लाने की बात मोदी जी ने की और सख्ती से अमल करने की बात की। मैं पूछता हूँ, जिसके दामन पे मालेगांव शहर के बेकसूरों का खून हो, साध्वी प्रज्ञा सिंह, जिनको जमानत पर रिहाई हुई हो ये बोल के कि सेहत खराब है, उनको अगर इलेक्शन में उम्मीदवार बनाया जाता होगा, बीजेपी को धर्म कर्म की सियासत करनी हो वो करे,
अब कुछ बचा नहीं है इसके सिवाय बीजेपी के पास, सारे हथकंडे आजमा लिए। मगर तुम ये बोला करते थे कि कोई गुनहगार इलेक्शन में उम्मीदवार ना हो, और गुनहगार भी छोटा मोटा नहीं, आतंकवादी दहशतगर्दी का इल्जाम जिसके तरह साध्वी प्रज्ञा सिंह, उसको आपने इलेक्शन में उम्मीदवार बना दिया। मालेगांव शहर में तो जज्बाती तौर से सोचा जाएगा, इस शहर की खवातीन ने खेला, मुल्क का सबसे नुमाइंदा जुलूस मालेगांव शहर में निकला, और अगर उस शहर से ऐसी कोई गलती हो गई जिससे बीजेपी कामयाब हो जाए तो हमारी नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। मैं जिस लीडर का वर्कर हूं बिल्कुल साफ बोलने का आदी हूं और बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, बावजूद हजार इख्तिलाफ के हर कदम कदम पर मालेगांव की मुकामी कांग्रेस और उनकी लीडरशिप को नापसंद करने क्यों नहीं करूं। तुम गैर फिरका परस्ती की बात बोलते हो और बैठे हो शिवसेना के साथ। मालेगांव की तारीख में जो कभी नहीं हुआ कि मालेगांव के स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन और दूसरा ओहदा शिवसेना को दे दिया गया। इसके बावजूद भी हम स्टेज लगाकर अगर कुणाल रोहिदास पाटिल की मांग कर रहे हैं तो हम सच्चे गैर फिरका परस्त इसलिए कर रहे हैं और चाहते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम कांग्रेस आई से नापसंदीदी के बावजूद भी, इनके जरिए दी जाने वाली सहूलतें ना होने के बावजूद भी आज फिरका परस्ती का सर कुचलने के लिए यही उम्मीदवार नजर आता है। इसलिए इसको वोट, कोई और उम्मीदवार, चाहे आजाद उम्मीदवार हो, चाहे वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार हो, ये आज मुकाबले में नहीं है। इलेक्शन जिस किस्म का है, अगर इस इलेक्शन में मालेगांव शहर के गैर फिरका परस्तों की वोट बढ़ गई तो बीजेपी चुनकर आ जाए। मस्जिदों का, मीनारों का शहर, मदरसों का शहर, सनतकारों का, मजदूरों का शहर, हमारा ये शहर हमेशा से साजिशों का शिकार रहा है और इस बात की कोशिश की जाती रही है कि ये शहर हमेशा पिछड़ा ही रहे। आप शबे बारात का मौका है, वो शबे बारात 2008 की आप भूले नहीं होंगे, तो 2006 की शबे बारात, 2008 का भिक्कू चौक का बम ब्लास्ट आप भूले नहीं होंगे। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, हमारे हिंदू भाइयों से, हर हिंदुस्तानी से, कि अगर मालेगांव को बम ब्लास्ट के लिए चुना गया तो हमारे शहर का या मालेगांव में बसने वालों का क्या गुनाह था? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे शहर को निशाना बनाया गया और बेगुनाह बेकसूर शहीद किए गए। जिन लोगों के सर पर बम ब्लास्ट का गुनाह है, ऐसे तमाम लोग बरसों जेलों की सलाखों के पीछे रहे। आज की बीजेपी और मोदी की सरकार ने आकर के उन तमाम लोगों को जेलों से रिहा करवा दिया है। आज वो जमानत पर हैं और हद हो गई कि जो सरकार ये कानून लाना चाहती थी कि जो गुनहगार होगा उसे इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम किया जाएगा, ऐसा बिल लाने का शोर मचाया जा रहा था। उनका कहना कुछ और है, करना कुछ और है। आप उनके कल के फैसले से अंदाजा कर सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को भोपाल से उन्होंने उम्मीदवारी दी है। जमीयत उलमा को अल्लाह सलामत रखे। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, अकलियतों का, मजलूमों का मुकदमा लड़ने वाली वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। हमारी जमीयत ने बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट के अंदर अपील की
कि जिसको कैंसर जैसी बीमारी के उन्वान पर जमानत दी गई है और कोर्ट में तारीख पर आने से जिसे आजादी दी गई है कि ना भी हाजिर हो तो चलेगा, आज वो इलेक्शन लड़ रही है और पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ रही है। जमीयत उलमा ने उन सारी तस्वीर के साथ कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी है कि अगर बीमारी है और कैंसर जैसी बीमारी है और तारीख पर हाजिरी से उसको मुस्तस्ना रखा गया है तो बीमारी खत्म हो चुकी है, जमानत की बुनियाद खत्म हो चुकी है, इसको वापस फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये देश का कानून कहता है। हम जज्बात में कह रहे हैं ऐसा नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं ऐसा नहीं, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें यह हक दिया है। और जाहिर बात है हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म और जमहूरियत रखने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की एक पहचान है, दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत रखने वाला अगर कोई देश है, कोई मुल्क है तो वो हिंदुस्तान है। बीजेपी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है आप अगर देखोगे तो उसमें 30% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक मुल्क में फिरका वाराना फसादात, बम धमाकों और कत्ल गारतगिरी से जुड़ा हुआ है। संगीन जराइम से उनके दामन दागदार हैं। 20% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर लूट मार का मुकदमा है, जिन पर गबन का, फराड का मुकदमा है, बड़े बड़े घोटालों में जिनका नाम जुड़ा हुआ है। आप अंदाजा करो देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क को और मुल्क के वासियों को धोखा दिया जा रहा है। 2014 का इलेक्शन था, इलेक्शन के मौके पर मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाता है। मोदी ने कहा था कि हर गरीब, हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। याद है आपको? 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी। हिंदुस्तान के बेरोजगारों ने, पढ़े लिखे बेरोजगारों ने सोचा कि अगर 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी तो 5 साल में हमें भी नौकरी मिल जाएगी। पूरे देश ने उनकी बातों पर भरोसा किया था, लेकिन एक वादा भी वफा नहीं हुआ और देश और ज्यादा बेरोजगारी का शिकार हो गया। न किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए और न किसी बेरोजगार को रोजगार मिला, बल्कि हैरत की बात यह है कि नोटबंदी जैसा फैसला करके 50 लाख से ज्यादा रोजगार से लगे हुए लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम कोई जज्बाती सियासत नहीं कर रहे, हम आंख बंद करके फैसला करने वाले लोग नहीं है। हमने आज जब इस बात को महसूस किया कि इस मुल्क में सियासी उन्वानों पर, मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने की बात नहीं है, आज तो नजरियात का इलेक्शन है, देश के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। अगर देश का संविधान कानून बाकी रहेगा तो देश बाकी रहेगा, और अगर इस मुल्क से संविधान खत्म कर दिया गया, कानून खत्म कर दिया गया तो ये देश फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमने एक तकसीम बर्दाश्त की है और उसको झेला है। लाखों लोग मुल्क की तकसीम के मौके पर अपनी जानों से गए, अपनी जायदादों से गए। अब हमें दोबारा मुल्क की तकसीम करने की हिम्मत और हौसला नहीं है। हम ये देश कभी टुकड़े नहीं होने देंगे। आज की मोदी की सरकार देश को तोड़ना चाहती है, विकास के नाम पर विनाश की सियासत कर रही है, तबाही और बर्बादी लाने की कोशिश की जा रही है।